अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो है हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो कि चैप्टर नंबर 20 है सेकेंड ईयर का। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है हमारे पास? अगर आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन देखें तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्चुअली आपके पास कम्बिनेशन ऑफ रेडिएशंस होता है ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या फिर कलर्स। ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन हमारे पास हो जाएगी, दिस इज एक्चुअली combination of of radiations of different wavelength की बेस पर भी लिख सकते हैं डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी की बेस पर भी लिख सकते हैं, या फिर कलर्स। ठीक है, और फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है हमारे पास। क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा को क्लासिफाई किया जाता है दो कैटेगरीज के। एक बच्चों हमारे पास है एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम। और दूसरी कैटेगरी है हमारे पास अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें तो डेफिनेटली जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी फ्रॉम हायर एनर्जी शेल टू लोअर एनर्जी शेल, उसमें जो वो रेडिएशन इमिट करता है या एनर्जी रिलीज करता है, उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। जबकि एमिशन स्पेक्ट्रम के केस में ये था आपके पास अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के केस के अंदर आपके पास जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है फ्रॉम लोअर एनर्जी शेल टू हायर एनर्जी शेल, तो वो जो एनर्जी रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है, उन रेडिएशंस के स्पेक्ट्रम को हम लोग अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। अच्छा, हमारी जो डिटेल डिस्कशन या हमारी बुक में जो डिस्कशन की गई है वो की गई है एमिशन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। अब ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है तीन कैटेगरीज के अंदर। एक आपके पास है लाइन या फिर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। दूसरी हमारे पास है बैंड स्पेक्ट्रम। और तीसरी हमारे पास इसकी जो टाइप है वो है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, और लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें तो लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। इसके अलावा बैंड स्पेक्ट्रम की बात करें तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम होता है वो बच्चों बैंड स्पेक्ट्रम होता है। और जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम होता है वो आपके पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। फर्दर डिस्कशन हम जो करेंगे वो लाइन स्पेक्ट्रम की करेंगे, और उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम की जो हमारे पास इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है। 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग्स कांस्टेंट 1/p², 1/n²। यहाँ पर आर एच, जैसे मैंने बताया, ये आपके पास है रेडबर्ग्स कांस्टेंट। रेडबर्ग्स
कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास ये होती है 1.09 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ पर मीटर। और आप इसको अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ यूज करेंगे जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हो। और इसका अगर आप फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला इसका होता है हमारे पास E0/NC, HC सॉरी, E/HC। H आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, C आपके पास स्पीड है, और E आपके पास एनर्जी है ग्राउंड स्टेट की। फर्दर हमारे पास इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली वो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन से रिलेटेड है। और स्पेक्ट्रल लाइंस आपको पता है कि जब ट्रांजिशन होती हैं हमारे पास, तो ट्रांजिशन पर आपके पास इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिट करता है फ्रॉम हायर एनर्जी शेल टू लोअर एनर्जी शेल, तो वो रेडिएशंस इमिट करता है। तो वो जो रेडिएशन इमिट करता है वो एक्चुअली स्पेक्ट्रल लाइंस की शक्ल में इमिट करता है। ठीक है। और स्पेक्ट्रल लाइंस को अगर आप लोग देखें तो अगर आपके पास फर्स्ट कर लें ये आपके पास ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, ये आपके पास ग्राउंड स्टेट है। और इसी तरह इसके ऊपर आपके पास हायर स्टेट्स मौजूद होंगी। ठीक है, ये आपके पास हायर स्टेट्स आ, suppose this is 2, this is 3, this is 4 and this is 5 and so on, आपके पास हायर स्टेट्स मौजूद हो। अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है फर्स्ट शेल के अंदर, मीन्स हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, फर्स्ट शेल में ट्रांजिट कर रहा है, तो बच्चे इससे जो आपके पास रेडिएशंस निकलती हैं या इनसे जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, उन स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लोग नाम देते हैं लेमैन सीरीज का। क्या नाम देते हैं? लेमैन सीरीज का नाम। ठीक है। और अगर आपके पास ट्रांजिशन हो रही है सेकंड शेल के अंदर, मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके कहाँ पर आ रहा है, सेकंड शेल में आ रहा है। ट्रांजिट करके कहाँ पर आ रहा है, सेकंड शेल में आ रहा है। तो बच्चे इस केस में आपके पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज बनती है उस सीरीज को हम लोग नाम देते हैं पाल्मर सीरीज का। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हमारे पास हो रही है थर्ड शेल के अंदर, अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन कहाँ पर हो रही है, थर्ड शेल में हो रही है, मींस इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी शेल से, 4 से, या फिर हमारे पास 5 से या 6 से आपके पास ट्रांजिट कर रहा है कहाँ पर, थर्ड शेल के अंदर, तो बच्चे इस केस में जो हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज बनती है उसको हम लोग नाम देते हैं पास्टन सीरीज का। और अगर हमारे पास ट्रांजिशन जो सी है वो हो रही है हमारे पास फोर्थ शेल के अंदर, मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है फ्रॉम फिफ्थ टू फोर्थ या सिक्स टू फोर्थ, तो बेटे आपके पास जो स्पेक्ट्रल सीरीज बनती है उस सीरीज को हम लोग नाम देते हैं ब्रैकेट सीरीज का। ठीक है। और इसी तरह अगर आपके पास ट्रांजिशन जो सी है वो फिफ्थ शेल के अंदर हो रही है, तो उस शेल को या उस सीरीज को हम लोग नाम देते हैं पीफेंट सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन फिफ्थ शेल में हो रही है, मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हाई एनर्जी स्टेट से सिक्स्थ शेल के अंदर हो रही है, तो बच्चे इस केस में जो स्पेक्ट्रल सॉरी आपके पास जो सीरीज बनती है वो आपके पास है पीफेंट सीरीज। ठीक है, इसको हम नाम देंगे पीफेंट सीरीज। अब इन सीरीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो पहली
हमारे पास सीरीज है वो कौन सी है, वो है एक्चुअली लेमन सीरीज। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेमन सीरीज। सेकंड हमारे पास है पाल्मर सीरीज। थर्ड हमारे पास है पास्टन सीरीज। और फोर्थ हमारे पास है ब्रैकेट सीरीज। और लास्ट फिफ्थ हमारे पास है डिफरेंट सीरीज आपके पास आ जाएगी। और ऊपर हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास सपोज p की वैल्यूज आ गई, यहाँ पर n की वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन आता है अबाउट स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर्मूला, या इसको रेडबर्ग्स फॉर्मूला का नाम देते हैं। तो रेडबर्ग्स फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास फॉर द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, उसके अलावा मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी, ये क्या होगी, और मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, तो लेमन सीरीज में याद रखिएगा, मैंने आपको जनरल फॉर्मूला लिखवाया था। जनरल फॉर्मूला था हमारे पास कि 1/λ इज इक्वल टू RH 1/p² 1/n²। ये आपके पास हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम का जनरल फॉर्मूला है। तो लेमन सीरीज के लिए आपके पास जो p है इसकी वैल्यू 1 होगी, बाल्मर सीरीज के लिए 2 होगी, पास्टन सीरीज के लिए 3 होगी, ब्रैकेट सीरीज के लिए 4 होगी, एंड पी फ्रेंड सीरीज के लिए 5 होगी। पी एक्चुअली आपके पास उस शेल को कह रहे हैं जहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होनी। और अगर आप बात करें एन की, तो एन के लिए आपके पास जो लेमन सीरीज है वो 2 3 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी हो सकता है। अगर आप बाल्मर सीरीज की बात करें तो वो आपके पास 3 4 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी हो सकती है वैल्यू। अगर आप पी पास्टन सीरीज की बात करें तो 4 5 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी हो सकती है। इस तरह अगर आप ब्रैकेट सीरीज की बात करें तो ब्रैकेट सीरीज आपके पास 5 6 से लेकर एन की वैल्यू इंफिनिटी तक कोई भी हो सकती है। और पी फ्रेंड के लिए 6 7 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी हो सकती है। तो एन की वैल्यू इनमें से कोई भी हो सकती है आपके पास। रेडबर्ग्स फॉर्मूला की बात करें तो रेडबर्ग्स फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, अगर आप बात करते हैं लेमन सीरीज की, तो लेमन सीरीज के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/λ इज इक्वल टू RH 1/1² माइनस n²। n की वैल्यू इनमें से कोई भी हो सकती है। इसी तरह बाल्मर के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा RH 1/2² n²। इसी तरह आपके पास पास्टन के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा RH 1/3² माइनस n²। और इसी तरह आपके पास जो ब्रैकेट सीरीज है उसके लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/4² 1/n²। और इसी तरह आपके पास पी फ्रेंड सीरीज के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/5² इंटू माइनस 1/n²। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई आपके पास n की वैल्यू क्या होगी अगर आपके पास जो निकलने वाली रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम। तो आपके पास जो वेवलेंथ है उसका एनर्जी के साथ रिलेशन होता है इनवर्स। ठीक है, वेवलेंथ का एनर्जी के साथ रिलेशन क्या होता है, हमारे पास इनवर्स होता है। और एनर्जी, मिनिमम एनर्जी का फोटोन जब भी निकलेगा उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। अब मिनिमम एनर्जी का वेव फोटोन कब निकलेगा, जब ट्रांजिशन सबसे नियरेस्ट शेल से होगी। ट्रांजिशन कहाँ से होगी, हमारे पास सबसे नियरेस्ट शेल से होगी। मीन्स अगर लेमन सीरीज की बात करते हैं तो उसके लिए जो एन की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो आपके पास होनी चाहिए p+1। मीन्स बिल्कुल नियरेस्ट कौन सा होगा, उसके बिल्कुल नेक्स्ट है। और नेक्स्ट शेल कौन सा है, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए आपके पास लेमन सीरीज के लिए जो n है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 2। उसके अलावा बाल्मर की बात करें तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए 3। पास्टन की बात करें तो उसके लिए n की वैल्यू होनी चाहिए 4।
और अगर आप ब्रैकेट की बात करते हैं तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए उसकी वैल्यू होनी चाहिए 5। और अगर आप पी फंड की बात करते हैं तो उसके लिए आपके पास एन की वैल्यू होनी चाहिए 6। और इसी तरह मिनिमम वेवलेंथ के लिए डेफिनेटली आपके पास इलेक्ट्रॉन जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसकी एनर्जी का मैक्सिमम होना जरूरी है, तभी आपके पास लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा। और मिनिमम कब होगा, जब आपके पास एन सबसे हाईएस्ट शेल मींस इंफिनिटी से जंप करेगा। एन मैक्सिमम मींस इंफिनिटी होगा तो निकलने वाली रेडिएशंस की वेवलेंथ मिनिमम होगी। और सबके लिए आपके पास यहाँ पर इंफिनिटी आ जाएगी। ठीक है, सबके लिए आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास अगर आप देखें तो जो क्वेश्चन है वो अक्सर आपके पास इससे रिलेटेड भी आ जाता है कि आपने क्या करना होता है, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। मीन्स आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि भाई बताएं कि आपके पास बाल्मर सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ किसके इक्वल होगी या मिनिमम वेवलेंथ किसके इक्वल होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अभी फॉर द पर्टिकुलर केस में अभी आपके पास बाल्मर सीरीज की बात करें। ठीक है, बाल्मर सीरीज की बात करें इस वक्त, तो बाल्मर सीरीज में वो पूछ लेगा आपके पास की मिनिमम वेवलेंथ किसकी इक्वल होगी। इसी तरह आपसे वो लेमन के बारे में भी पूछ सकता है, पासन के बारे में भी पूछ सकता है, ब्रैकेट के बारे में भी पूछ सकता है, और सो ऑन तमाम सीरीज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब फॉर्मूला बता दिया, तरीकाकार भी बता दिया, टेबल में सारा कुछ डिस्कस कर लिया हमने। बाल्मर सीरीज के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1/2 स्क्वायर 1/n स्क्वायर। मिनिमम वेवलेंथ निकाल ली है, मिनिमम वेवलेंथ के लिए आपके पास जो n होगा वो इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो 1/लैम्डा आर एच, ये आपके पास 4 हो गया, और एनीथिंग डिवाइड बाई इंफिनिटी आपके पास 0 होता है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज डैट कि आपके पास ये किसके इक्वल आ गया, RH/4 के इक्वल आ गया। तो लैम्डा मिनिमम आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय RH। इन्वर्ट कर लिया मैंने दोनों साइड्स। और मैंने आपको बताया था कि फॉर टू मेक आर कैलकुलेशन सिंपल हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ हम लोग इस्तेमाल करते हैं 7। ठीक है, 10⁻⁷ यूज करें। और आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये बन जाएगा 4 × 10⁻⁷ ठीक है, ये आपके पास मिनिमम वेवलेंथ आ जाएगी किसकी, बाल्मर सीरीज की। इसी तरह अगर उसने क्वेश्चन आपसे बाल्मर सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ का पूछा होता, किसका पूछा होता, मैक्सिमम वेवलेंथ का पूछा होता, तो बच्चे उस केस में जैसे मैंने ऊपर टेबल में बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है फ्रॉम नियरेस्ट शेल, तो मीन्स उसके लिए एन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बाल्मर के लिए आपके पास एन की वैल्यू है 3। और आप इस कैलकुलेशन को रिपीट करें, आर एच ये आपके पास 1/4 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1/9 बन जाएगा। एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे तो आपके पास आर एच, ये आपके पास 36 आ गया, और ये 9 - 4 विच इज 5RH/36। ये आपके पास लेमडा 1/लैम्डा की वैल्यू आ गई। यहाँ से लेमडा किसके इक्वल आ जाएगा, लेमडा मैक्स आपके पास इक्वल आ जाएगा 36/5, 36/5 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास आर एच। और तो सिंप्लीफाई करें, अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे हम लोग, तो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 7 5 से 35 7। हाँ, तो आपके पास ये 7 आ जाएगा। इस रेशो को सोल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग आएगा आपके पास। और आर एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10⁻⁷ है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 7 मीटर आपके पास क्या आ जाएगी इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं वेवलेंथ्स को
कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेशन। ठीक है। उसके अलावा आपके पास अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, अच्छा ये क्वेश्चन आपके पास समटाइम्स एमसीक्यूज में ऑप्शन इस शक्ल में दिया हुआ होता है और समटाइम्स उसने न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई होती है। तो आपको जिस भी तरह से क्वेश्चन आया आप उसको बआसानी अटेम्प्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अबव टेबल जो मैंने अभी आप लोगों को बनवाया। उसके बाद आपके पास अक्सर रेशो आ जाती है कि भाई हमारे पास जो रेशो है मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ की वो क्या होगी। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बार्मर सीरीज के लिए किया है, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है आपको कि बताएं कि आपके पास लैम्डा मैक्स ओवर लैम्डा मिनिमम किसके इक्वल होगा। तो एक तरीका कार तो ये है कि आप ये सारा कुछ सॉल्व करें। जैसे आपका लैम्डा मैक्स किसके इक्वल आया था, दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 5 आर एच के। ठीक है। और जबकि मिनिमम किसके इक्वल आया था, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय आर एच। तो आर एच से क्या हो गया, कैंसल हो गया। ठीक है। और बचा क्या आपके पास 36 और मल्टीप्लाइड बाय 5। इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास ये क्या बन जाएगा 9/5। तो इन दोनों की रेशियो किसके इक्वल आ जाएगी 9/5 की इक्वल आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, किसी भी सीरीज से रिलेटेड आ सकते हैं। इसका तो एक लोग मेथड तो तरीकाकार तो ये है जैसे मैंने अभी आपको बताया। और अगर आप इसकी ट्रिक की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर के लिए वो आपके पास है लैम्डा मैक्स ओवर लैम्डा मिनिमम बचे आपके पास इक्वल होता है एन स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। और यहाँ पर जो एन होगा, पी का तो आपको पता चल ही जाएगा, एन होगा वो आपके पास p+1 के इक्वल होगा। मीन्स अगर आपके पास लेमन है तो p1 है तो n2 होगा। अगर आपके पास ब्रैकेट बाल्मर है, जैसे अभी मैंने ये सोल्व किया, अभी आपके पास ये सारी डिटेल कैलकुलेशन से मैंने इसको सोल्व किया। तो अगर आप इसको इस फॉर्मूला से सोल्व करते हैं तो इस फॉर्मूला से किस तरह से सोल्व होगा, बाल्मर के लिए p क्या होता है हमारे पास, p होता है हमारे पास 2। ठीक है। तो n क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये 3 स्क्वायर, ये भी 3 स्क्वायर, तो बन क्या गया 9, 9 माइनस 4 विच इज 9/5। तो सेम आंसर हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है इसके थ्रू। ठीक है। तो ये आपके पास मेथड है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप डायरेक्ट रेशो निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है ना कि आपने लैम्डा मैक्स ओवर लैम्डा मिनिमम की जगह आपने क्या करना है लैम्डा मिनिमम ओवर लैम्डा मैक्स निकालना है, तो आप सेम फॉर्मूला को यूज करेंगे, या तो आंसर को इन्वर्ट कर देंगे या फिर इसको इन्वर्ट कर देंगे मिनिमम ओवर मैक्सिमम के लिए। ठीक है। तो उससे आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा। अब टू यू आप इसको किस तरह से सॉल्व करें। इसके अलावा हमारे पास जो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं, उन एमसीक्यूज के अंदर आपसे नंबर ऑफ ट्रांजिशन या स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में पूछा जाए। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी निकलेंगी, पॉसिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हैं, नंबर्स बताने हैं आपको। ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इसकी आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला है सिंपल को देख लें, स्पेक्ट्रल लाइंस और ट्रांजिशन, पॉसिबल ट्रांजिशंस आपके पास कितनी। इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है n2 माइनस n1 के बाद n2 माइनस n1+1 डिवाइडेड बाय टू। ठीक है। ये आपके पास इसका जर्नल फॉर्मूला है जिसमें हमने डिस्कस किया। अब अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है फ्रॉम फॉर एग्जांपल बाल्मर सीरीज की बात करें, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है सेकंड शेल के अंदर। ठीक है।
सेकंड शेल में, इसमें बाल्मर सीरीज वगैरह तो नहीं बताई जाएगी डेफिनेटली। अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन सेकंड शेल में हो रही है तो उसमें पॉसिबल ट्रांजिशंस कितनी हो सकती है? उसमें पॉसिबल ट्रांजिशंस की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एनर्जी शेल्स है, ये फर्ज कर ले मेरे पास एनर्जी शेल। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर जो n1 है वो हमारे पास 2 है, और जो n2 है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 है। मीन्स यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है और ट्रांजिशंस हो कहाँ से रही हैं? 5 से 4 और एक और। ये कितनी पॉसिबल ट्रांजिशन है? एक तो 5 से वो 2 में आ सकता है, ठीक है, तो सॉरी 3 से 2 में आ सकता है, एक आपके पास 4 से 2 में आ सकता है, एक आपके पास 5 से 2 में आ सकता है। तीन पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं, ठीक है। दूसरी ट्रांजिशन पॉसिबल क्या है आपके पास कि वो 5 से कहाँ पर है? 3 में है, या 5 से कहाँ पर है? 4 में है। दो पॉसिबल ट्रांजिशंस ही है। और जो लास्ट पॉसिबिलिटी है कि वो आपके पास लास्ट पॉसिबल, सॉरी इसको करेक्ट करने, या फिर वो आपके पास 4 से 3 में है। लास्ट पॉसिबिलिटी कौन सी है? वो आपके पास ये है कि वो आपके पास 5 से 4 में है। ये टोटल 6 पॉसिबिलिटीज बनती हैं हमारे पास, 6 पॉसिबल ट्रांजिशंस बनती हैं यहाँ। तो अब अगर आप इस फॉर्मूला को भी यूज़ करें तो देखो आपके पास सेम ही आंसर रहेगा। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो निकलेंगी वो आपके पास क्या है? n2 कितना था हमारे पास? 5 था। n1 कितना है हमारे पास? 2 है। 5 माइनस 2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 आपके पास 3 हो गया, और 5 - 2 3 + 1 4 हो गया, डिवाइड बाय 2 आपके पास आंसर इसका भी कितना बन गया? 6। तो 6 ही ट्रांजिशंस यहाँ पर आ रही थी। ये थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाएगा, आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, और यहाँ पर आपने इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से डायरेक्ट ही आंसर निकाल दिया। ये आपके पास जो कहने की एमिशन स्पेक्ट्रम है उससे रिलेटेड पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने आपके साथ या अभी हमने डिस्कस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल वैसे तो सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन अक्सर इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी कि किसी न किसी तरह से वो क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन ही को डिस्कस किया गया है। अगर आप पहले इसका जो पॉस्टुलेट है उसको देखें तो पहला पॉस्टुलेट एक्चुअली आपके पास ट्रांजिशन की मदद से निकलने वाली एनर्जी ही को डिस्कस करें, तो इसलिए इस लिहाज से इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है अक्सर। तो आपके पास नेक्स्ट आपके पास है बोहर मॉडल। बोहर मॉडल, बोहर्स मॉडल की बात करें तो बोहर्स मॉडल हमारे पास तीन पोस्टुलेट्स पर कंसिस्ट करता है। एक आपके पास पोस्टुलेट है कि डिस्क्रीट स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। डिस्क्रीट स्टेशनरी ऑर्बिट्स की इंफॉर्मेशन देता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सेकंड आपके पास है कि जब भी आपके पास ट्रांजिशन होती है फ्रॉम हाई एनर्जी शेल टू लोअर एनर्जी शेल, तो आपके पास फोटोन इमिट होता है, एक सर्टेन एनर्जी का, जो जिसकी एनर्जी एक्चुअली आपके पास इक्वल होती है उन दोनों जो एनर्जी शेल्स हैं, एनर्जी के एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन की इंफॉर्मेशन देता है कि आपके पास जो ट्रांजिशन से फोटोन इमिट हुआ है उसकी एनर्जी कितनी है, और वो किसके इक्वल होगी? दिस इज इक्वल टू ई एन माइनस ई पी विच इज इक्वल टू एच। और तीसरा जो आपके पास इसका पोस्टुलेट था वो पोस्टुलेट ये था कि भाई हमारे पास जो
ऑर्बिट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही पॉसिबल होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम या जिनमें एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपके पास इंटेग्रल मल्टीपल हो h/2 पाई। ठीक है। तो थर्ड पोस्टुलेट आपके पास एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड था, और इसके मुताबिक सिर्फ वही एनर्जी शेल्स पॉसिबल होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम हमारे पास किसके इक्वल है, n इंटू h/2 पाई के। h/2 पाई को हम लोग समटाइम h कट भी लिखते हैं। ठीक है, के इक्वल होगा, सिर्फ वही एनर्जी ऑर्बिट्स हमारे पास पॉसिबल हो। इसके अलावा इस बोहर मॉडल के कुछ रिजल्ट्स हैं, वो आपको याद होना ज़रूरी है। रिजल्ट्स क्या है हमारे पास, रिजल्ट्स में सबसे पहले आपके पास रेडियस का फॉर्मूला आ जाता है। रेडियस का फॉर्मूला देखें तो रेडियाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, एन एच स्क्र ओवर आपके पास डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्र के ई स्क्र इंटू एम। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो आपके पास एन स्क्र इंटू R1 के इक्वल होता है। और जो R1 है इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, विच इज 0.5 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला है। एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको याद होना जरूरी है। एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है -2 पाई स्क्र के ई स्क्र ई की पावर 4 एम डिवाइडेड बाय एन स्क्र इंटू एच स्क्र। और ये किसके इक्वल होगा, -E0 ओवर एन स्क्र। और जो फर्स्ट शेल है उसकी जो एनर्जी होती है हमारे पास E0 मीन्स वो आपके पास इक्वल होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। उसके बाद आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है। वेलोसिटी आपके पास इक्वल होती है 2 पाई के ई स्क्र डिवाइडेड बाय एन एच। और ये आपके पास हो जाएगा V1/n। और जो V1 है ये आपके पास इक्वल होता है 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो इन फॉर्मूला से आपके पास रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपको ना कुछ एनर्जी शेल्स की एनर्जी याद होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास, जैसे मैंने बताया कि आपके पास जो पहला एनर्जी शेल है उसकी एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन। ये याद होगी ना तो आपके लिए बहुत से क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या था, -E0/n² था। फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे, सेकंड शेल के लिए करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इसके लिए करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा -1 पॉइंट, मीन्स 13.6 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट शेल है, नेक्स्ट शेल की एनर्जी जो सी होगी वो हमारे पास हो जाएगी कोई तकरीबन 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एंड सो ऑन। कम से कम 5-6 की वैल्यूज आपने जो है ना याद रखनी है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न आपके पास ये है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल दो एनर्जी शेल्स के दरमियान वो एनर्जी डिफरेंस पूछता है, और उसके अलावा भी एक बात आपने और याद रखनी है, और वो बात क्या है, वो बात ये है कि ये आपके पास ग्राउंड स्टेट है। कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट से ऊपर जो सी है ना, ये आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये आपके पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड इसमें। और ये आपके पास थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। और ये आपके पास फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब अगर आप इसमें एनर्जी शेल्स को देखो तो ये आपके पास 1 था, ये आपके पास 2 था, ये आपके पास 3 था, ये आपके पास 4 था, और ये आपके पास 5। समटाइम्स वो क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है फ्रॉम फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो आपने वहां पर एन की वैल्यूज थोड़ी देख के
यूज करनी है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट पूछा हुआ है या शेल नंबर बताया हुआ है आपको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो आगे कहता है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मींस वो इस शेल से इस शेल में जंप कर रहा है। तो उसके लिए वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यूज मैंने याद करने के इसलिए कहा। आप सिंपल क्या कर ले, माइनस एट सॉरी -0.85 में से माइनस, तो एनर्जी आपके पास निकलेगी वो होगी -0.85 माइनस, कहाँ आ रहा है, 3.4 इलेक्ट्रॉन। आप इसको सोल्व कर लें, तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा -0.85 और ये प्लस हो जाएगा 3.4। ठीक है, तो ये आपके पास कोई बन जाएगा 2 पॉइंट, आपके पास 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो सी है वो आपके पास इसमें एमिट हो रही है। ये एक्साइटेड स्टेट की शक्ल में भी वो भी पूछा था, अगर वो कहता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं फ्रॉम फिफ्थ टू सेकंड शेल, तो फिर आपके पास ये आता है फिफ्थ टू थर्ड शेल, तो फिर आपके पास ये आता है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ क्या बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मेरे ख्याल से मैं उल्टा बोल किया था पीछे, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आपके पास ये जो मैंने सॉल्व किया है दिस इज एक्चुअली फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा अगर मैंने गलत बोला। ओके, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अबाउट टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी। टोटल एनर्जी देख लेते हैं। टोटल एनर्जी का वैसे मैंने अभी आपको जनरल फॉर्मूला भी लिखवाया। अब टोटल एनर्जी आपको पता है किसकी इक्वल होती है, किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो आपके पास इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस इट्स काइनेटिक। अब अगर आप इसमें बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इक्वल होती है -ke² ओवर r। और अगर आप बात करो काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वल होती है ke²/2r n। ठीक है, ke²/2r n। काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में भी लिखा जा सकता है, 1/2 सेपरेट कर लिया। ठीक है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लो, ऐसे ke²/r n माइनस के साथ भी लगा दिया मैंने और इसके साथ लगा दिया ताकि मल्टीप्लाई होते दोबारा प्लस हो जाए। तो ये जो माइनस के e² है ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर पोटेंशियल एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं कि ये 2 टाइम्स है किसके, काइनेटिक -2 काइनेटिक एनर्जी। और जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है आपके पास, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू -ke² डिवाइडेड बाय 2r n। वो आप जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाता है टोटल एनर्जी का। और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज किस तरह से आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपसे एमसीक्यूज पूछा गया कि भाई वो बताता है कि भाई आपके पास एक एनर्जी शेल है, उसकी टोटल एनर्जी -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास किसके इक्वल होगी, या फिर आपके पास काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को देखो तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास किसके इक्वल है,
पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इक्वल है, इसको मैं अगर लिखूँ, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू -2E। ठीक है, -2E के इक्वल है। और काइनेटिक एनर्जी को देखो, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास टोटल एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, आपके पास किसके इक्वल होती है, ई के इक्वल होती है। ठीक है, तो इन दोनों के एक्सप्रेशन सेम है हमारे पास। तो आपके पास जो यहाँ पर भी देखें, अगर आप, दिस इज एक्चुअली -2E प्लस ई, रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, -E आएगा। ई आपके पास माइनस में होता है, तो मैं बेशक यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने जो ये था ना -K, इसको ई लिखा। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सिंपल क्या है, आपने क्या करना है, इसको 2 टाइम्स ले लेना। 2 टाइम्स लोगे तो आपके पास बन जाएगा 1 -1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी की बात करो, तो ई आपके पास दिया हुआ है, तो आपके पास यही 0.8, ऐड करोगे तो दोबारा आपके पास -0.8 ईवी बन जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन आ सकता, पूछा जा सकता है कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों की रेशो किसके इक्वल होगी। तो याद रखना ये -2/1 की equal, ठीक है। जबकि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की रेशो किसकी इक्वल होती है, तो ये आपके पास 2/1 के इक्वल। और इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की रेशो किसके इक्वल होती है, तो ये आपके पास 1/-1 के इक्वल। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस है जो आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते